हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस देखेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे और फिर इसकी सूटेबिलिटी देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि अथॉरिटी, पावर और रिसोर्सेज पर कंट्रोल चंद लोगों के पास हो, इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब अगर इसको आप मैनेजमेंट में हम देखें, मैनेजमेंट के अंदर सेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट होती है या जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स होते हैं उनके पास ऑर्गेनाइजेशन की सारी अथॉरिटी हो, उन्हीं के पास सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल हो और उन्हीं के पास सारी की सारी पावर हो। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जैसे एक सेंट्रल पॉइंट है ना, कि एक सेंट्रल पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारी की सारी अथॉरिटी होती है, सारी पावर यहीं पे है और रिसोर्सेज का कंट्रोल भी यहीं पे है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर सेंट्रलाइजेशन कैसे होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट होती है, जिसके अंदर चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स हैं, ठीक है, सीईओज हैं, उनके पास सारी की सारी अथॉरिटी हो। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज का कंट्रोल भी उनके पास है, डिसीजन मेकिंग भी उन्होंने करनी है, सारी पावर्स भी उनके, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी उनके पास है, फाइनेंशियल पावर्स भी उनके पास है और अथॉरिटी भी उन्हीं के पास है। और ये सारी किसी एक जगह पे लोकेटेड है। मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनीज के हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे उनकी टॉप मैनेजमेंट बैठती है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स बैठते हैं, वहाँ पे एग्जेक्टिव्स होते हैं। और वो क्या करते हैं सेंट्रलाइजेशन के अंदर कि वो वहाँ से डिसीजन करते हैं और इन डिसीजंस को या वहीं पे वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं या वो पॉलिसीज़ बनाते हैं या वो प्रोसीजर्स बनाते हैं। ठीक है, वो सारी डिसीजन मेकिंग करके उसको कम्युनिकेट कर देते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को या कंसर्न इंडिविजुअल्स को। ठीक, और फिर उन इंडिविजुअल से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन को एग्जीक्यूट करें और जो रेलिवेंट एक्सपेक्टेशंस है मैनेजमेंट की उसको फुलफिल करें। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट ने डिसीजंस कर दिए हेडक्वार्टर में बैठ के, उन्होंने वहीं पे जो है वो रिसोर्सेज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उन डिसीजंस करने के बाद, पॉलिसी स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद वो कम्युनिकेट कर दी रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को। और रेलिवेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है कि जो डायरेक्शन आई है टॉप मैनेजमेंट से या जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं या जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको फॉलो करते हुए अपना काम पूरा करें। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, कि जो कंट्रोल होता है ना वो किसी एक पॉइंट पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होना तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होगी कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग की पावर और ऑर्गेनाइजेशन की लेवल की जो अथॉरिटी है वो किसी एक पॉइंट पे उसका कंट्रोल होता है, चंद लोगों के पास होता है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अब सेंट्रलाइजेशन जो है ना कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। सेंट्रलाइजेशन जो है ना ये आमतौर पर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका बिजनेस लिमिटेड होता है वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इनका बिजनेस जो है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया पे फैला हुआ है, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे फैला हुआ है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होती है, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन वैलिड नहीं होती, ये इफेक्टिव नहीं होती उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनका बिजनेस का साइज़ बहुत बड़ा है। वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव नहीं होती। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जिनका बिजनेस कम है, जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया पे ऑपरेट करती हैं। अच्छा, अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है ना सेंट्रलाइजेशन का, वो ये है कि क्लियर चेन ऑफ कमांड है, कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ना वो क्लियर होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक वेल डिफाइंड हायरार्की होती है। वहाँ पे हर किसी को पता होता है कि पावर किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कितनी है। ठीक है, किसने डिसीजंस करने हैं और इमरजेंसी में आपने किससे कांटेक्ट करना है, रिसोर्सेज किसके पास है, रिसोर्सेज का कंट्रोल किसके पास है, किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कितनी है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्लियर चेन ऑफ कमांड होता है, कहीं पे एम्बिग्विटी नहीं होती। और अगर आपको किसी इमरजेंसी के केस में कांटेक्ट करना पड़ता है
ठीक है। तो आपको पता होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने किससे रब्ता करना है, किस इंडिविजुअल से आपने डिस्कस करनी है उस चीज़ को। दूसरा इसका जो फ़ायदा है ना वो ये है कि इसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। फास्ट डिसीजन मेकिंग कैसे होती है कि इसमें चंद एक इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही है, उसी ने ही डिसीजंस करने हैं, ठीक है। और टॉप मैनेजमेंट के अंदर चंद एक लोग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत जल्दी किसी एक पॉइंट पे उनका कंसेंसस डेवलप हो जाता है, किसी एक पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर लोग बहुत ज़्यादा हों डिसीजन मेकिंग में तो उस पर कंसेंसस डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लोगों की फीडबैक आ रही होती है, फिर आप उनका एनालिसिस करते हैं, फिर एक पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो ऐसे सूरत में डिसीजन मेकिंग जो है वो उसमें डिले होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसकी डिसीजन मेकिंग फास्ट इस वजह से होती है कि यहाँ पे चूँकि बहुत कम इंडिविजुअल्स होते हैं, और जब यहाँ पे इंडिविजुअल्स बहुत कम होते हैं तो वहाँ पे किसी एक पॉइंट पे एग्री होना आसान होता है। जो नेक्स्ट इसके एडवांटेज है ना वो ये है कि फोकस्ड विजन। इसमें टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, वो विजन डिफाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने करना क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। और फिर वो क्या करती है, उसकी अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोसीजर्स बनाते हैं और रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं ताकि उस विजन को अचीव किया जा सके, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर कॉस्ट कम आती है, सेंट्रलाइजेशन में कॉस्ट कम आती है। इसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है क्योंकि जो सारा कंट्रोल होता है ना वो चूँकि हेडक्वार्टर में होता है, और हेडक्वार्टर में जो डिसीजंस हो जाते हैं वो नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट ब्रांचेस को कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए जो नीचे ब्रांचेस काम कर रही होती है ना वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ज़्यादा ऑफिसेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा कंट्रोल तो हेडक्वार्टर के पास है, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन आनी है, वहीं से आपको गाइडेंस और डायरेक्शन आनी है। तो लिहाजा आपको नीचे एक्सपर्ट्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही ऑफिसेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से आपकी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि सारा कंट्रोल तो हेडक्वार्टर के पास होता है। फिर इसमें आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना वो बहुत इंप्रूव होता है। वो किस वजह से इंप्रूव होता है कि क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, आपके जो वर्क प्रोसेसेस हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, प्रोसीजर्स आपके वेल डिफाइंड हैं, इफेक्टिव सुपरविजन होती है जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर होता है। क्वालिटी ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आपकी वेस्टेज कम से कम होती है, आपकी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और फिर इसमें क्वालिटी ऑफ वर्क का एक और एस्पेक्ट भी है, चूँकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डायरेक्टली रिपोर्टेड होते हैं ना टॉप मैनेजमेंट को, या उनकी जवाबदेही होती है टॉप मैनेजमेंट की। इसी वजह से वो तवज्जो से काम करते हैं, वो बेहतर तरीके से काम करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ वर्क डेवलप होता है। फिर इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी इन एक्शंस होते हैं। इसमें चूँकि जो कंट्रोल है, जो पावर है ना वो चंद इंडिविजुअल्स के पास होती है, चंद लोगों के पास होती है। चूँकि बार बार डिसीजन मेकिंग उन्होंने करनी है, पॉलिसीज़ भी उन्होंने बनानी है और स्ट्रैटेजीज़ भी उन्होंने बनानी है, तो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन उनके जो डिसीजन मेकिंग होती है ना वो कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होते हैं और उन्होंने ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करना है, प्लानिंग की है, स्ट्रैटेजीज़ की है, पॉलिसीज़ की है। तो इसलिए उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो उनके एक्शंस हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन के ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका पहला बड़ा डिसएडवांटेज जो है ना वो ये है कि ये ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होती है, डिक्टेटरशिप होती है इसके अंदर। डिक्टेटरशिप के मतलब क्या है कि जो पावर है ना वो चंद हाथों में होती है, चंद एक इंडिविजुअल्स हैं जो कि जिनके पास सारे अख्तियारात हैं, जिनके पास सारी पावर है, जिनके पास सारे रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है। तो इसमें फिर एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन नहीं होती, इसमें सिर्फ जो लीडरशिप होती है वही डिसीजन मेकिंग करती है, वही पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ बना के वो कन्वे कर देती है एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको परफॉर्म करें। तो इसमें फिर एक सेपरेशन होगी कि डिसीजन मेकर्स और हैं और इम्प्लीमेंटर्स और हैं। काम करने वाले तो वर्कर्स हैं और डिसीजन मेकर जो हैं वो एग्जेक्टिव्स हैं। एग्जेक्टिव जो हैं वो जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे वो कोई फीडबैक नहीं लेते, उनसे वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। तो इसकी वजह से इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप है, कि सिर्फ कंट्रोल जो है ना वो चंद लोगों का है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अच्छा, इसमें फिर जो दूसरा इसका नुकसान है वो ये है ना कि टॉप मैनेजमेंट जो है ना वो हमेशा ओवरबर्डन रहती है। ओवरबर्डन कैसे रहती है? क्योंकि सारा काम तो उन्होंने करना है, स्ट्रैटेजीज़ भी उन्होंने बनानी है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है, पॉलिसी भी बनानी है, डिसीजन मेकिंग भी करनी है, प्लानिंग भी करनी है, बिजनेस डिसीजंस भी करने हैं। जब सारा काम जो है वो टॉप मैनेजमेंट करेगी तो वो ओवरबर्डन रहेगी। तो ये सेंट्रलाइजेशन का डिसएडवांटेज है, और एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि टॉप मैनेजमेंट इसमें हमेशा ओवरबर्डन रहती है। फिर इसका एक और जो डिसएडवांटेज है ना वो ये है कि इसमें इनोवेशन
कम होती है। इनोवेशन कैसे कम होती है कि सेंट्रलाइजेशन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी काफ़ी कम होती है, बिकॉज आप जो स्ट्रैटेजीज़ या जो पॉलिसीज़ बनाते हैं या जो प्रोसीजर्स बनाते हैं वो चंद लोग काम कर रहे होते हैं और उसमें वो फिर एम्प्लॉयज़ से या वर्कर्स की कोई फीडबैक नहीं लेते। तो मतलब इसमें सेपरेशन आ गई कि जो डिसीजन मेकर हैं, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं और जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो दो सेपरेट लोग हैं। तो जब आप वर्कर्स की फीडबैक को, उनके आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तब वर्कर्स के अंदर इनोवेशन और उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि वो ये फील करेंगे कि उनकी फीडबैक की, उनके आइडियाज़ की कोई वैल्यू नहीं है और उनको वही काम करना है जो टॉप मैनेजमेंट ने बताया है और जिस तरह बताया है वैसे ही करना है। तो इससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन कम हो जाती है। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन का जो डिसएडवांटेज है ना वो ये है कि इससे वर्क में डिले आता है। वर्क में डिले कैसे आता है? चूँकि एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस का, डायरेक्शन का इंतज़ार रहता है हेड ऑफिस की तरफ से कि हेड ऑफिस से कोई गाइडेंस आए तो ही हम काम करेंगे। तो जब तक उनकी तरफ से कोई नई इंस्ट्रक्शन नहीं आती तब तक वो उसको फॉलो नहीं करते। तो इससे आमतौर पर क्या होता है, काम डिले होता है। यह ऐसी सूरत है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होगी और उस वक्त टॉप मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकेगी। वर्कर जो हैं वो अपने काम की को प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहीं रुक जाएंगे और वेट करेंगे तब तक जब तक उनको टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाती। फिर इसका एक और नुकसान ये है कि इससे एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी कम होती है। जब आपकी सेंट्रलाइजेशन होती है ना, पावर चंद हाथों में होती है और आपकी डिक्टेटरशिप होती है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, तो इससे एम्प्लॉयज़ के अंदर लॉयल्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कम होती है। वो किस वजह से कम होती है कि वो ये फील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जिससे उनका मोराल, उनका कॉन्फिडेंस जो है या उनकी मोटिवेशन वो कम होती है। और जैसे ही उनको कोई मौका मिलेगा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर जो है वो भी ज़्यादा होता है सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लैक ऑफ चेंज, लैक ऑफ चेंज का मतलब ये है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मार्केट कंडीशंस की वजह से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, चेंजेस को अडॉप्ट करती हैं। जबकि जो सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जो मैनेजमेंट होती है ना वो कन्वेंशनल और रिजिड मैनेजमेंट स्टाइल्स को अडॉप्ट करती हैं और ये जो चेंजेस होती हैं ना ये उसमें रिलक्टेंट होते हैं, चेंजेस को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते या उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न टूल्स हैं या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है दुनिया की, वो आप अडॉप्ट नहीं करते, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये था सेंट्रलाइजेशन के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।